हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग बुक पे आप सभी का स्वागत है। लर्निंग बुक के इस वीडियो में हम 23 सितंबर और 24 सितंबर 2020 से संबंधित करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। अपने क्वेश्चन के डिस्कशन की शुरुआत की जाए उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि लर्निंग बुक चैनल को अधिक से अधिक शेयर करके हमें अपना सपोर्ट दें, और जो नए व्यूअर्स चैनल से आज पहली बार जुड़ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, जिससे जो भी नई वीडियोस चैनल पे अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच सके। आइए फिर शुरुआत करते हैं आज के अपने वीडियो की आज के पहले प्रश्न के साथ। आज का पहला प्रश्न है, किस संस्था ने अनुमान लगाया है कि एशिया की अर्थव्यवस्था 1962 के बाद पहली बार संकुचित होगी? एशिया की अर्थव्यवस्था 1962 के बाद अभी तक कभी भी संकुचन की स्थिति में नहीं गई थी। ये पूरे एशिया की बात की जा रही है, ना कि किसी एक देश के या फिर किसी एक छोर के एशिया के। पूरे एशिया की अर्थव्यवस्था को अगर सम्मिलित रूप से देखा जाए तो 1962 के बाद अभी तक ये कभी भी संकुचित नहीं हुई थी, यानी कि हर वर्ष इसमें कुछ ना कुछ वृद्धि होती रही थी। लेकिन अब कोविड-19 सिचुएशन की वजह से एशिया की अर्थव्यवस्था में संकुचन का अनुमान लगाया गया है एडीबी बैंक द्वारा, एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने यह अनुमान लगाया है कि इस वित्तीय वर्ष में जो संकुचन होगा एशिया की अर्थव्यवस्था में वो 0.7% का होगा। 0.7% गिरावट का अनुमान लगाया गया है एडीबी बैंक के द्वारा, एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत की अर्थव्यवस्था में जो संकुचन का अनुमान लगाया है वो है 9% का, या फिर हम ये कहें कि भारत की जीडीपी कितनी होगी एशियन डेवलपमेंट बैंक के हिसाब से इस वित्तीय वर्ष में, वित्तीय वर्ष 2020-21 में, तो -9%। अगर जीडीपी की बात होगी तो -9% होगी, और कितना अर्थव्यवस्था में संकुचन होगा तो 9% का होगा। और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत को 1.5 बिलियन यूएस डॉलर का लोन दिया है कोविड-19 से फाइट करने के लिए। और एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है। इसके चेयरमैन मसात्सुगु अस्कामा हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सोशल मीडिया ने सोशल मीडिया मार्केटिंग प्रोफेशनल सर्टिफिकेट लॉन्च करने के लिए कोर्सेरा से एक साझेदारी की है? कोर्सेरा से साझेदारी की है फेसबुक ने। कोर्सेरा ये कैलिफोर्निया यूएसए की कंपनी है। ये अमेरिकन ऑनलाइन कोर्स प्रोवाइड करने वाली कंपनी है। ये कई सारे ऑनलाइन कोर्स प्रोवाइड कराती है, साथ ही साथ उनके सर्टिफिकेट को भी देती है। अब कोर्सेरा और फेसबुक ये मिलकर भारत में सोशल मीडिया मार्केटिंग प्रोफेशनल सर्टिफिकेट के लिए एक साझेदारी की है। अब जो भी इसमें अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और एक कोर्स पढ़ाया जाएगा और फिर आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा कोर्सेरा के थ्रू। और कोर्सेरा ने किससे साझेदारी की है? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक के साथ। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने चीन पर बंधुआ मजदूरी आरोप लगाने के बाद चीनी वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा दिया है? चीन पर बंधुआ मजदूरी यानी कि फोर्स्ड लेबर का आरोप लगाते हुए फिर कई सारे चीनी वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। मूलतः ये 8 चीनी वस्तुएं हैं। 8 प्रकार के सामानों पर प्रतिबंध लगाया गया है अमेरिका के द्वारा। अमेरिका ने पहले तो कहा कि चीन फोर्स्ड लेबर यानी ज़बरदस्ती बंधुआ मजदूरी करा के सामानों का उत्पादन कर रहा है, और फिर उसके बाद 8 चीनी सामानों पर बैन लगा दिया है उसका। अब अमेरिका वो सामानों को अपने यहाँ पे नहीं आने देगा। ये 8 चीनी सामानों में कंप्यूटर के पार्ट्स हैं, कपास यानी कि कॉटन है, और खिलौने भी हैं। अमेरिका में चीनी दूतावास को बंद कर दिया गया है अमेरिकन गवर्नमेंट के द्वारा। और भारत ने भी अमेरिका के सबसे पहले तो 59 ऐप पे बैन लगाया और फिर 118 ऐप पे बैन लगाया है। 2 चरणों में भारत अमेरिका के ऐप पर बैन लगाया है। पहले चरण में 59 ऐप को प्रतिबंधित किया गया जिसमें टिकटॉक था, और दूसरे चरण में 118 ऐप को प्रतिबंधित किया गया भारत के द्वारा। जो चीनी ऐप हैं ये सारे 59 ऐप भी ये चीनी थे और 118 ऐप भी ये चीनी ऐप ही हैं। इनको भी भारत में प्रतिबंधित कर दिया गया है।
भारत और चाइना के बीच अभी जो बॉर्डर है उस पर टेंशन चल रही है, उसके बाद से ही भारत सरकार ने ये कदम उठाए थे और कई सारे जो उनको दिया गया था काम करने के लिए चाइनीज़ कंपनी को, उसको भी सस्पेंड कर दिया गया है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। अभी वीवो कंपनी जो कि आईपीएल का स्पॉन्सरशिप था, जिसके पास आईपीएल 2020 का, वीवो कंपनी से आईपीएल की स्पॉन्सरशिप वापस लेके बीसीसीआई ने उसे अब ड्रीम 11 को दे दिया है। तो अमेरिका ने बंधुआ मजदूरी का आरोप लगाने के बाद 8 चीनी सामानों पर प्रतिबंध लगा दिया है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में यूट्यूब द्वारा शुरू किए गए शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म का क्या नाम है? भारत में यूट्यूब द्वारा शुरू किया गया शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म का नाम है शॉर्ट्स। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। शॉर्ट्स ये टिकटॉक बैन होने के बाद यूट्यूब द्वारा शुरू किया गया भारत में। पहले जब 59 ऐप पहले चरण में प्रतिबंधित किया गया इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसके बाद से टिकटॉक इंडिया में काफ़ी ज़्यादा फेमस ऐप था और बहुत सारे लोग इसका इस्तेमाल करते थे। और जब 59 ऐप बैन हुआ तो उसमें टिकटॉक को भी बैन कर दिया गया भारत सरकार द्वारा। फिर शॉर्ट वीडियो के लिए टिकटॉक एक शॉर्ट वीडियो ही प्रोवाइड कराता था, लोग इस पर शॉर्ट वीडियो बना के अपना डालते थे और एक दूसरे से शेयर करते थे। अब इन छोटे छोटे वीडियो के लिए यूट्यूब ने अपने एक प्लेटफॉर्म शुरू किया है और इस प्लेटफॉर्म का नाम है शॉर्ट्स। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और टिकटॉक बैन होने के बाद एक चिंगारी ऐप, भारत का ये खुद का ऐप है जो कि ऐप चैलेंज पुरस्कार जीता है, जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा कई सारे चैलेंज, ऐप चैलेंज, फिर सॉफ्टवेयर चैलेंज, ये सारे चैलेंज जो है प्रतियोगिता कराई गई। इस प्रतियोगिता में चिंगारी ऐप को पुरस्कृत किया गया। चिंगारी ऐप भी सेम टिकटॉक की तरह ही कार्य करता है और यूट्यूब द्वारा लॉन्च किया गया शॉर्ट वीडियो का प्लेटफॉर्म का नाम है शॉर्ट्स। और चिंगारी ऐप भी टिकटॉक की ही तरह ये भी काम करता है। ये पूरी तरीके से भारतीय ऐप है चिंगारी और इसे ऐप चैलेंज में पुरस्कृत भी किया गया है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ने नमामि गंगे योजना और अमृत योजना के तहत किस राज्य के में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? नमामि गंगे योजना और अमृत योजना के तहत विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा बिहार में किया गया है। और नमामि गंगे परियोजना के तहत गंगा नदी की सफाई करी जा रही है और अमृत योजना का फुल फॉर्म है अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ये 2015 में प्रधानमंत्री जी द्वारा लॉन्च किया गया था। इसमें जो शहरी क्षेत्र हैं उनके विकास से संबंधित ये योजना है। अब इन दोनों योजनाओं के विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है बिहार में नरेंद्र मोदी जी द्वारा। अभी बिहार में इलेक्शन आने वाला है, जिसके मद्देनज़र कई सारी योजनाओं की घोषणा की जा रही है केंद्र सरकार द्वारा बिहार में। और अभी कुछ दिनों पहले ई गोपाला ऐप को लॉन्च किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ये वर्चुअल तरीके से लॉन्च किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बिहार में ही। फिर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को भी लॉन्च किया गया प्रधानमंत्री जी के द्वारा बिहार में। और दरभंगा में एम्स के लिए एक एम्स को पास कर दिया गया, यानी आने वाले समय में आप दरभंगा, बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है दरभंगा, वहाँ पे भी एम्स देखोगे। तो ये सारी योजनाएं हैं बिहार के लिए। बिहार में अक्टूबर और नवंबर में 3 चरणों में चुनाव होंगे, विधानसभा के चुनाव होंगे। ये पहले चरण होगा 28 अक्टूबर को, दूसरा चरण होगा 3 नवंबर को और तीसरा चरण होगा 7 नवंबर को। और बिहार के असेंबली इलेक्शन का रिजल्ट 10 नवंबर को घोषित किया जाएगा। बिहार में कुल विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं, जिसमें से 122 सीटें चाहिए होती हैं पूर्ण बहुमत के लिए। और अभी प्रेजेंट टाइम में बिहार में जेडीयू और भाजपा के गठबंधन की सरकार है और नीतीश कुमार जो कि जेडीयू से हैं वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सरकार ने 35 लाख एमएसएमई को बाजार सहायता प्रदान करने के लिए सिडबी के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है? सिडबी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है। अभी भी 35 लाख एमएसएमई के लिए
ये है गुजरात गवर्नमेंट। हालांकि सिडबी के साथ देखिए 3 राज्यों की सरकारों ने समझौता ज्ञापन पर अभी हाल ही में हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें से गुजरात है, उत्तर प्रदेश है और राजस्थान है। तो इसको कैसे आप डिफ्रेंशिएट करोगे? पहले तो ज़्यादातर जहाँ तक ये उम्मीद है कि जब भी ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो इन तीनों में से कोई एक ही ऑप्शन होगा। लेकिन अगर 35 लाख एमएसएमई को बाजार सहायता प्रदान करने की बात की जाए तो ये है गुजरात। और फिर अगर बात की जाए एमएसएमई इकोसिस्टम की तो ये है उत्तर प्रदेश। और फिर अगर बात की जाए एमएसएमई को उबारने के लिए तो ये है राजस्थान। ये तीनों टर्म ध्यान देंगे, 35 लाख एमएसएमई गुजरात, उत्तर प्रदेश के लिए एमएसएमई इकोसिस्टम और तीसरा राजस्थान कि में सिर्फ एमएसएमई टर्म का इस्तेमाल होगा। और तीनों ही राज्यों ने सिडबी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है ताकि जो एमएसएमई सेक्टर है उसमें एक बूम लाया जाए और अभी जो मंदी के दौर से अर्थव्यवस्था गुजर रही है उससे उभरने में एमएसएमई सेक्टर काफ़ी मदद करेगा, ऐसा माना जा रहा है। और एमएसएमई में अगर बूम आएगा तो अर्थव्यवस्था अपने आप सुदृढ़ हो जाएगी। सिडबी का हेडक्वार्टर लखनऊ में है और इसके चेयरमैन मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं। सिडबी का फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य में नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की स्थापना को मंजूरी दी है? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार में नए एम्स के स्थापना की मंजूरी दी है। ये बिहार के दरभंगा ज़िले में बनाया जाएगा और 48 महीने के भीतर इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा। अभी इसका डिस्कशन पीछे के क्वेश्चन में किया गया था। और बिहार की राजधानी पटना है और नीतीश कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। आने वाले अगले महीने में अक्टूबर और नवंबर में बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं और बिहार के राज्यपाल फागू चौहान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डीवी सदानंद गौड़ के अनुसार भारत किस वर्ष तक उर्वरक उत्पादन में आत्मनिर्भर हो जाएगा? भारत वर्ष 2023 तक उर्वरक उत्पादन में पूर्णतः आत्मनिर्भर हो जाएगा। हालांकि अभी भी भारत बहुत काफ़ी हद तक आत्मनिर्भर ही है। भारत जो है कुल लगभग 45 मिलियन टन उर्वरक की मैन्युफैक्चरिंग खुद भारत में होती है, लेकिन भारत को अपने वहाँ पे उर्वरक का इंपोर्ट भी करना पड़ता है क्योंकि मांग ज़्यादा है। तो 18 मिलियन का इंपोर्ट किया जाता है और जब ये 18 मिलियन का इंपोर्ट होना बंद हो जाएगा तो भारत पूर्णतः आत्मनिर्भर माना जाएगा फर्टिलाइज़र यानी कि रसायन के क्षेत्र में। अभी कितना रसायन का खुद मैन्युफैक्चरिंग किया जा रहा है? लगभग 45 मिलियन टन का उर्वरक उत्पादन भारत खुद से कर रहा है और 18 मिलियन टन का इंपोर्ट कर रहा है दूसरे देशों से। और 2023 तक हमारे केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डीवी सदानंद गौड़ के अनुसार भारत पूरी तरीके से 100% उर्वरक उत्पादन में आत्मनिर्भर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पोषण सरकार कार्यक्रम की शुरुआत की है? पोषण सरकार कार्यक्रम की शुरुआत की है मध्य प्रदेश की सरकार ने। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। पोषण सरकार कार्यक्रम के तहत जो मध्य प्रदेश की महिलाएं हैं, बच्चे हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, उनको आंगनवाड़ी केंद्र की मदद से पोषण तत्व वितरित करने की योजना है। साथ ही साथ पोषण तत्व के साथ ही आयरन टैबलेट का भी वितरण किया जाएगा महिलाओं और गर्भवती महिलाओं को। और जो सितंबर माह होता है जो कि अभी ख़त्म हो चुका है, लेकिन ये आज डेट तो सितंबर की ख़त्म हो चुकी है लेकिन हम वीडियो अभी भी सितंबर का ही कर रहे हैं। तो सितंबर माह पोषण माह का महीना होता है पूरे भारतवर्ष में। पूरा जो सितंबर माह उसे हम पोषण माह के रूप में मनाते हैं पूरे भारतवर्ष में। यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10वीं रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार पहल भारत और किस देश के बीच सितंबर 2020 में आयोजित की गई? 10वीं रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार पहल भारत और अमेरिका के बीच सितंबर 2020 में आयोजित की गई है। और भारत और अमेरिका ये आयोजन दोनों देशों ने मिल के किया और ये आयोजन पूर्णतः वर्चुअल आयोजन था। और इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य था कि भारत और अमेरिका
द्विपक्षीय रक्षा व्यापार संबंधों पर ध्यान केंद्रित करें। साथ ही साथ दोनों देश मिलकर रक्षा उपकरणों का सह उत्पादन करें और सह विकास के अवसर पैदा करें दोनों देशों के लिए। और भारत में 7 से 14 अगस्त तक आत्मनिर्भर सप्ताह मनाया गया था और उस दौरान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड द्वारा बनाए गए 15 रक्षा उत्पादों को लॉन्च किया था हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। और अभी जो रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार पहल है, इसमें भारत और अमेरिका ने इसे मिलकर आयोजित किया था सितंबर माह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज योजना के तहत प्रति स्वास्थ्य कार्यकर्ता को कितनी बीमा राशि प्रदान की जाती है। देखिए, अभी कुछ दिनों पहले ही जब कोविड-19 पैंडेमिक शुरू हुआ, उस दौरान हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए 50 लाख रुपए की बीमा राशि की घोषणा की थी। उस दौरान जब ये घोषणा की गई थी तो ये 90 दिनों के लिए थी, लेकिन 90 दिन पूरे हो गए। ये घोषणा मार्च महीने में की गई थी, 30 मार्च को की गई थी ये घोषणा। फिर 90 दिन इसके जून में कंप्लीट हो गए। फिर जून के बाद जो स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की मृत्यु हुई, उनको इस योजना से वंचित कर दिया गया था। लेकिन फिर से उस एक आंकड़ा मंगाया गया सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, और फिर से जो स्वास्थ्य कर्मचारी जून से 30 सितंबर के बीच कोविड-19 की वजह से जिनकी मृत्यु हुई है, उनके परिवारजनों को 50 लाख रुपए प्रदान किया जाएगा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज योजना के तहत। और 90 दिनों का इसको एक्सटेंशन दिया गया इस पे। पहले मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 3 माह के लिए इसको एक्सटेंड किया गया है, तभी ये क्वेश्चन यहाँ पे दोबारा आया है। इसको 30 मार्च, इस योजना को 30 मार्च 2020 को 90 दिनों के लिए पहले लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री जी के द्वारा, और योजना 30 जून को समाप्त हो गई थी। लेकिन फिर इसे 3 महीने का 90 दिनों का एक्सटेंशन दिया गया और अब ये योजना 30 सितंबर को समाप्त हुई। तो इससे क्या है कि अब जो जून से सितंबर के बीच भी जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता जिनकी मृत्यु कोविड-19 के वजह से हुई होगी, उन्हें भी इस योजना का लाभ मिलेगा। और ये योजना किसके तहत 50 लाख का बीमा किया गया था स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज योजना के तहत 50 लाख रुपए का बीमा किया गया था स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के टाइटन पे नामक भारत की पहली संपर्क रहित भुगतान घड़ी को लॉन्च करने के लिए टाइटन के साथ किस बैंक ने भागीदारी की है? टाइटन के साथ भागीदारी की है भारतीय स्टेट बैंक ने। टाइटन पूरे विश्व की 5वीं सबसे बड़ी घड़ी निर्माता कंपनी है और ये टाइटन कंपनी ये भारतीय कंपनी है। ये टाटा ग्रुप जो है भारत का, उसकी सब्सिडरी कंपनी है। ये घड़ी बनाने का काम करती है। ये कोई स्मार्ट वॉच नहीं है, ये एक साधारण वॉच बनाती है। लेकिन अब जो है इसने एक समझौता किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ। भारतीय स्टेट बैंक के साथ समझौते के बाद एक टाइटन पे नामक संपर्क रहित भुगतान घड़ी को लॉन्च कर रही है टाइटन, और इस घड़ी का नाम है टाइटन पे। इस घड़ी की मदद से 2000 रुपये तक का पेमेंट किया जा सकता है बिना कार्ड और बिना पिन के। आपने देखा होगा कि एक सिस्टम होता है NFC, नियर फील्ड कम्युनिकेशन। इसी नियर फील्ड कम्युनिकेशन सिस्टम पे ही ये वॉच कार्य करेगी। कई सारे कार्डों पे आपने देखा होगा कि उस पर वाईफाई का सिग्नल बना होता है। वाईफाई का सिग्नल बने होने से क्या मतलब है कि आप अपने कार्ड को निकालो और कार्ड को जो मशीन होती है जिससे हम पेमेंट करते हैं, उस मशीन के पास ले जाने से ही ये एक फील्ड बना लेता है कार्ड और उस मशीन से कनेक्ट हो जाता है और फिर पेमेंट किया जा सकता है। सेम इसी कॉन्सेप्ट पे कार्य करेगी ये टाइटन पे वॉच। NFC, नियर फील्ड कम्युनिकेशन के कॉन्सेप्ट पे कार्य करेगी टाइटन पे वॉच। इस वॉच को अपने अकाउंट से, जो भारतीय स्टेट बैंक का अकाउंट है, उससे अटैच कराना होगा और फिर आप जब इसको किसी उस उपकरण के पास लेके जाओगे, जैसे आप ATM के पास लेके जा सकते हो या फिर आप लेके जा सकते हो जो आप शॉप पे देखते होगे, दुकानों पे देखते होगे, एक मशीन होती है जिसमें कार्ड अंदर डाला जाता है, फिर उसमें पिन इंटर किया जाता है।
ये सारी प्रोसेस बच जाएगी। ये पूरी तरीके से कॉन्टेक्टलेस पेमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और इसमें मैक्सिमम 2,000 रुपये तक का पेमेंट ही किया जा सकता है। अब ये नियर फील्ड कम्युनिकेशन के ज़रिए जो सामने वाली मशीन है उससे ये वॉच कनेक्ट हो जाएगी और फिर उसके बाद इस वॉच से आप पेमेंट कर सकते हो, लेकिन उससे पहले इस वॉच को अपने अकाउंट से कनेक्ट कराना होगा, जो कि भारतीय स्टेट बैंक का अकाउंट होना चाहिए। और यही है टाइटन पे। तो इसमें एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि टाइटन पे किस कॉन्सेप्ट पे कार्य करेगा। ये नियर फील्ड कम्युनिकेशन के कॉन्सेप्ट पे कार्य करेगा। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। टाइटन के जो एमडी हैं वो हैं के वेंकटरमन और एसबीआई के चेयरमैन रजनीश कुमार हैं। दोनों ने मिलकर इस टाइटन पे घड़ी को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेड प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा गठित फूड एंड बेवरेज की समिति का अध्यक्ष कौन है। ट्रेड प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा गठित फूड एंड बेवरेज समिति के अध्यक्ष का नाम है लक्ष्मण सिंह राठौर। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योशीहाइड सुगा को किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। योशीहाइड सुगा नए प्रधानमंत्री बने हैं जापान के और शिंजो आबे इनके पहले प्रधानमंत्री थे जापान के। और शिंजो आबे ने बताया कि स्वास्थ्य कारणों से वो अपने देश की सेवा उस तरीके से नहीं कर सक रहे हैं जैसी कि उनको करनी चाहिए, इसी वजह से उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। और शिंजो आबे के इस्तीफा देने के बाद योशीहाइड सुगा को जापान का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। योशीहाइड सुगा जापान के इस समय प्रधानमंत्री हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑनलाइन पोकर मंच 9 स्टॉक्स का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। ऑनलाइन पोकर मंच से मतलब ये है कि देखिए 9 स्टॉक्स एक कंपनी का नाम है। ये कौन सी कंपनी है, ये है ऑनलाइन पोकर मंच। ऑनलाइन पोकर मंच जो कंपनी है, इस पे पोकर मीन्स कि आप समझ जाएं कि जो पत्ते खेले जाते हैं, जो ताश खेला जाता है और फिर उसमें पैसे का लेन देन किया जाता है, खेल के दौरान ही बिडिंग की जाती है। तो ये सारे खेल जो है ये पोकर खेल बोले जाते हैं। और 9 स्टॉक्स ये एक कंपनी है जो कि ऑनलाइन पोकर मंच प्रोवाइड कराती है और इसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है सुरेश रैना को। जो आंध्र प्रदेश की सरकार है, मैंने इस क्वेश्चन को कराया भी था आपको कि उसने उन सारे ऐप और पोर्टल को आंध्र प्रदेश में बैन कर दिया है जिसमें कि पैसे का लेन देन होता है। और इस वजह से ऑनलाइन पोकर मंच 9 स्टॉक्स ये आंध्र प्रदेश में काम नहीं करता है। आंध्र प्रदेश सरकार ने उन सारे ऐप और पोर्टल को बैन किया है जिस पे पैसे का लेन देन होता है और फिर खेल की शुरुआत होती है। इसीलिए ऑनलाइन पोकर मंच 9 स्टॉक्स आंध्र प्रदेश में काम नहीं करता है। ड्रीम 11 ये क्रिकेट फैंटेसी लीग है और इसके ब्रांड एम्बेसडर धोनी हैं। इसमें दोनों टीमों से प्लेयर चुन के 11 प्लेयर बनाए जाते हैं, फिर उन पे पॉइंट मिलता है और पॉइंट मिलने के बाद आप इसमें भी पैसे जीतते हो। और ड्रीम 11 के ब्रांड एम्बेसडर धोनी, 9 स्टॉक्स ऑनलाइन पोकर मंच के ब्रांड एम्बेसडर सुरेश रैना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल आयुर्वेद समिति के किस संस्करण का उद्घाटन उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने पैंडेमिक के दौरान आयुर्वेद के उभरते अवसर विषय पर किया। ये चौथा संस्करण था ग्लोबल आयुर्वेद समिति का और इसका उद्घाटन हमारे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किया। उद्घाटन जो किया उन्होंने वर्चुअल तरीके से इसका उद्घाटन किया और ये समारोह पूरी तरीके से वेब आयोजन समारोह है और यह आयोजन 14 अक्टूबर को संपन्न होगा। इसका समापन 14 अक्टूबर को होगा। पूरा 1 महीने तक वेब द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है और इसका उद्देश्य, प्रमुख उद्देश्य ये है कि भारत के आयुर्वेद को वैश्विक स्तर पर मान्यता प्रदान कराना और वैश्विक स्तर पर भारत की आयुर्वेद ताकत का प्रदर्शन करना ही इसका जो है इस वेब आयोजन का जो थीम है, मान्यता है। और जो जिस विषय पर, जिस थीम के साथ ये आयोजन किया गया है, इसका थीम है पैंडेमिक के दौरान आयुर्वेद के उभरते अवसर। आपने देखा होगा कि कोविड-19 पैंडेमिक सिचुएशन के दौरान काढ़ा की बात की जाती है, जिसमें कई तरीके के काढ़े हैं जो आपके इम्यूनिटी को बूस्टअप करता है और कोविड-19 से फाइट करने में मदद करता है। तो कोविड-19
से लड़ने में आयुर्वेद एक अहम भूमिका निभाया है। पिछले 4 वर्षों से ग्लोबल आयुर्वेद समिट की जा रही है। इस वर्ष का जो समिट का थीम था, इसे पैंडेमिक के दौरान आयुर्वेद के उभरते अवसर विषय पर आयोजित किया गया और इसका आयोजन कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़ CII ने आयुष मंत्रालय के साथ मिलकर किया। हमारे आयुष मंत्री श्रीपद नाइक हैं और नॉर्थ गोवा ये नॉर्थ गोवा से सांसद हैं भाजपा से। और इसका आयोजन आयुष मंत्रालय और CII यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़ ने मिलकर किया। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़ ने कुछ दिनों पहले ही इंडिया @75 समिट मिशन 22 का आयोजन भी किया था। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़ ने इंडिया @75 समिट मिशन 2022 का भी आयोजन किया था और MSME मंत्रालय और उद्योग आयात विकल्प लागत प्रभावी प्रदूषण युक्त और अपना स्वदेशी में MSME के उभरते हुए जो MSME में उभरता हुआ एक वैश्विक स्तर पर MSME को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से ही कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़ ने इंडिया @75 मिशन 2022 का आयोजन किया था और इसमें हमारे MSME मंत्री नितिन गडकरी ने संबोधित भी किया था। तो एक सीधी सी बात, इंडिया @75 मिशन 2022 ये MSME सेक्टर को उभारने से संबंधित आयोजन था, जिसका आयोजन भी CII ने ही किया था, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़ ने ही किया था और कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़ ने ही ग्लोबल आयुर्वेद समिति के 4थे संस्करण का भी आयोजन किया था। ऑप्शन यहाँ पे D करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदाशिव राव जी पाटिल जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये किस खेल से जुड़े थे? सदाशिव राव जी पाटिल ये भारतीय क्रिकेट टीम के लिए इन्होंने क्रिकेट खेला है और 84 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ। इनका निधन इनके गृह जनपद कोल्हापुर महाराष्ट्र में हुआ और इन्होंने भारत के लिए एक टेस्ट मैच में कप्तानी भी की है और उम्र हो गई थी, 84 ईयर के हो चुके थे, इसी वजह से इनका निधन हुआ। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व ओजोन दिवस हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है। 2020 के लिए इसका क्या विषय है? 2020 के लिए जो विषय था ओजोन दिवस का था, ये ओजोन फॉर लाइफ 35 ईयर ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन था। देखिए, जो पहला ओजोन दिवस मनाया गया था ये 16 सितंबर 1995 को मनाया गया और 2020 में इसके 35 वर्ष पूरे हुए। इसी वजह से इस बार का जो ओजोन दिवस का थीम था ये था ओजोन फॉर लाइफ 35 ईयर ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन। ओजोन ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगर हम जो पृथ्वी है इससे देखें तो जो एटमॉस्फेयर है इसको कुल मेन 5 लेयर में डिवाइड किया गया है। पहला जो सबसे निचली लेयर होती है एटमॉस्फेयर की, इसको ट्रोफोस्फीयर बोलते हैं। ट्रोफोस्फीयर के ठीक ऊपर बोला जाता है स्ट्रेटोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर के ठीक ऊपर मीजोस्फीयर होता है। मीजोस्फीयर के ठीक ऊपर होता है थर्मोस्फीयर और थर्मोस्फीयर के एकदम से ऊपर होता है एक्सोस्फीयर और फिर एक्सोस्फीयर के ऊपर होता है आयनोस्फीयर। ओजोन लेयर, अब हम अगर बात करें धरती से अर्थ से 15 किलोमीटर तक की जो ऊंचाई है उसे ट्रोफोस्फीयर बोलते हैं। जब हम पूरी तरीके से वर्टिकल चलेंगे, अर्थ से वर्टिकल 15 किलोमीटर तक की ऊंचाई को ट्रोफोस्फीयर बोलते हैं। फिर 15 से 50 किलोमीटर तक की ऊंचाई को स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं और 50 से 80 किलोमीटर तक की ऊंचाई को मीजोस्फीयर बोलते हैं और फिर 80 किलोमीटर के ऊपर की ऊंचाई को थर्मोस्फीयर बोलते हैं और फिर उससे भी ऊपर एक्सोस्फीयर होता है। जो ओजोन लेयर होती है ये स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ओजोन लेयर एटमॉस्फेयर के किस लेयर में पाई जाती है, तो इसका आंसर होता है स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर दूसरी लेयर है, ट्रोफोस्फीयर के ठीक ऊपर की लेयर है। ओजोन का फार्मूला O3 होता है। ओजोन जो सूर्य किरणों से अल्ट्रावायलेट रेज निकलती है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और धरती तक नहीं आने देता है।
और जो अल्ट्रावायलेट रेज निकलती है सूर्य की किरणों से, वो हमारे स्किन के लिए हानिकारक होती है। तो ओजोन हमारे पूरे एटमॉस्फेयर के लिए एक प्रोटेक्टिव लेयर का भी काम करता है। इसी वजह से ओजोन की सुरक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी भी है। और अंटार्कटिका के ऊपर एक ओजोन होल की भी बात की जाती है। ये काफ़ी बड़ा ओजोन होल था, लेकिन जब लॉकडाउन के दौरान इसमें भी काफ़ी सुधार देखा गया था। ये ओजोन होल जो पॉल्यूशन होता है उसी की वजह से हुआ था। और प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को हम ओजोन दिवस के रूप में मनाते हैं, ताकि हम ओजोन के जो ओजोन का जो महत्व है उसके बारे में लोगों को जागरूक कर सकें और ओजोन की सुरक्षा के लिए सभी को जागरूक किया जा सके। इस वर्ष 2020 में ओजोन दिवस पर जो थीम थी वो थी ओजोन फॉर लाइफ 35 ईयर ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं नए करंट अफेयर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। कीप स्टडी ऑन लर्निंग बुक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।